नमस्कार, मैं हरेंद्र आज़ाद। आप सबका स्वागत है कार्यक्रम शख्सियत में। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक विशेष मेहमान हैं। आप हैं डॉक्टर BKS संजय जी। इससे पहले कि हम आपका स्वागत करें, हम अपने श्रोताओं से बता दें कि हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे ही तरह हैं, लेकिन अपने विशेष कार्यकलापों की वजह से अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। समाज में वे अनुकरणीय हो जाते हैं। हम लोग उनके जीवन से कुछ न कुछ सीखने लगते हैं और उनके विशेष इस आभा मंडल से हम सब प्रभावित होने लगते हैं। कुछ ऐसा ही कार्य है डॉक्टर BKS संजय जी का। आप पिछले वर्ष यानी 2021 में पद्मश्री से सम्मानित हो चुके हैं। आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में अब तक कई अनुकरणीय कार्य कर चुके हैं और आपका बड़ा नाम है। सबसे पहले सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। मैं चाहूँगा कि हमारे श्रोताओं को विशेष जानकारी आपके बारे में आप ही की जुबानी मिले तो ज़्यादा बेहतर हो। एक छोटा सा परिचय हो जाए हमारे श्रोताओं के साथ आपका, फिर हम आगे की बात करेंगे। देखिए, जैसा आपने कहा परिचय की बात की, तो मैं बुंदेलखंड में पैदा हुआ हूँ और हमारी जो परवरिश हुई वो ग्रामीण क्षेत्र में हुई और पढ़ाई लिखाई भी हमारी जो प्राइमरी शिक्षा, मिडिल स्कूल की शिक्षा और सेकेंडरी स्कूल की शिक्षा है वो ग्रामीण परिवेश में हुई। इसके बाद हमारा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया 1974 में। मैं MBBS मैंने कानपुर से की है। इसके बाद MBBS करने के बाद मैं PGI चंडीगढ़ में मेरा सिलेक्शन हो गया। MS ऑर्थोपेडिक की है और मैं आज ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। इसके बाद हमारी शिक्षा अपने देश के अलावा विदेशों में भी मैंने कई फेलोशिप की हैं, जैसे कि स्वीडन, स्विट्जरलैंड, जापान, USA, ऑस्ट्रेलिया, रशिया। और इस तरह के हमारी जो शिक्षा का होने के बाद फिर हमने यहीं पे आके, क्योंकि ये मैंने बहुत पहले तय कर लिया था मैं किसी देश में नहीं बसूंगा तो अपने देश में, और फिर मैंने PGI चंडीगढ़ ऐसे फैकल्टी उसको ज्वाइन कर लिया। फिर मैं वहाँ पे काम करता रहा। जी, तो ये तो हुई आपकी शिक्षा दीक्षा की बात। आपने एक बड़ी पते की बात की कि आपने खुद से ये चीज़ तय कर लिया था कि मैं रहूँगा तो अपने देश में ही। आज हमारे देश के सामने एक बड़ी चुनौती है, एक समस्या भी है ब्रेन ड्रेन की। हम में से कई लोग हैं जिनको अगर कुछ उच्च शिक्षा मिल जाए या अच्छी पैकेज मिल जाए तो तुरंत विदेशों में पलायन कर जाते हैं। आज देश को जरूरत है आप जैसे लोगों को। सही कहा सर। और आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, तो निश्चित रूप से आप इस क्षेत्र में कार्य करते ही होंगे। आपने जैसे मानव की हड्डी उसके पूरे शरीर की, उसके कंकाल तंत्र की एक संरचना प्रदान करती है, एक विशिष्टता प्रदान करती है, वैसे ही देश की भी एक तंत्र है। देश की भी हड्डियां मजबूत होनी चाहिए और निश्चित रूप से इस दिशा में आपके बहुतेरे सोच हैं। एक एक करके हम जानेंगे इन तमाम सोच के बारे में कि कैसा होना चाहिए देश का रूपरेखा, देश का कंकाल तंत्र कैसे विकसित हो, कैसे मजबूत हो। थोड़ी सी हम जानना चाहेंगे आपके कार्यकलापों के बारे में। आप जो चिकित्सा के क्षेत्र में हैं, इसके अलावा और कौन कौन सी गतिविधियां हैं और किस तरह की आपकी उपलब्धियां हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको चिकित्सा के क्षेत्र में बताएं कि मैंने कुछ अद्वितीय काम किए हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। मैंने एक 16.5 किलो का जांघ से ट्यूमर निकाला है और आप सोचिए कि आपने और श्रोताओं ने शायद 16.5 किलो का तरबूज ना खरीदा हो। तो ये ऑपरेशन बहुत मुश्किल का था लेकिन सफल हुआ और इसी सफलता को देखते हुए मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उल्लेखित किया गया। इस काम से मुझे बहुत, और मास मीडिया में और आपके माध्यम से मुझे बहुत नाम मिला और लोग हमें जानने लगे। तो जो लोग हमारे प्रदेश में जानते थे, इसके बाद हम देश विदेश में भी जाने लगे, तो हमारा भी हौसला बढ़ा। मैं आपको कहूं कि पद, प्रतिष्ठा, प्रशंसा, पैसा, प्यार, प्रोत्साहन, पुरस्कार पाने की सबको कामना होती, सबको नहीं मिलता है, हमें मिला। और इसके बाद मैंने कई ऐसे काम किए। मेरा नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आया। मैंने 98 ईयर, लगभग 100 साल के किसी व्यक्ति का कूल्हे का प्रत्यारोपण किया जिसके नाम हमारा लिम्का बुक में आया। फिर हमने कुछ ऐसे काम किए, वो भी आप लोगों ने और कई श्रोताओं ने सुने भी नहीं होंगे। जैसे ट्यूमर होता, कैंसर होता, इसकी हमने 6 इंच हड्डी को निकाला, टांग की हड्डी को, फिर उसको ऑटोक्लेव किया। ऑटोक्लेव ऐसे ही होता है जैसे कि हमारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, औजार होते हैं, भाप में हम इनको स्लाइस करते हैं और उस बोन को भी उसी तरह से स्लाइस किया, फिर उसी जगह पे लगा दिया गया।
क्या बात। 6 इंच की बोन लगाई गई और उस लड़की की जान भी बच गई, टांग भी बच गई। आज भी वो जिंदा है, उसको 15 साल हो गए। और आपको हम यहाँ पे बताएं कि अब जो पद्मश्री मिलने के लिए पीपल्स पद्मा का जो अभी मोदी जी ने अभियान चलाया हुआ है, उसमें कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति की यदि आपको लगता है कि ये इसके लायक हैं तो आप उसका नाम भेज सकते हैं। और इस लड़की ने भी हमारा नाम नामांकन किया था, तो मैं समझता हूँ उसका भी हमें बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। क्या बात है। पद्मश्री की यात्रा जब आपने छेड़ी दी तो थोड़ी और विस्तार से जान लें कि यह अवार्ड जो है निश्चित रूप से भारत के जो बड़े पुरस्कार हैं, प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं, उनमें से एक है और आपको ये मिला। तो सबसे पहले इसकी जब घोषणा हुई या आपको जानकारी कहीं से मिली तो ये कैसे शुरुआत हुई और आपको कैसा लगा था? देखिए, जानकारी के बारे में बता दें क्योंकि इसका जो पीपल्स पद्मा अवार्ड के अंतर्गत आप यदि चाहें किसी का भी तो आप उसको नामांकित कर सकते हैं। उसकी व्यवस्था है, ऑनलाइन की इसमें वो है और आप उसको रजिस्टर करा सकते हैं और कर सकते हैं। अब वहाँ पे इसकी प्रोसेस जो होती है कि जब यहाँ से नाम जाते हैं तो उनकी एक स्क्रीनिंग कमेटी होती है जो उनको स्क्रीन करती है। अब आज के टाइम में सर 50,000 नाम आते हैं और मिलना होता 100 या 125 लोगों को, तो इस तरह से स्क्रीनिंग होती है। फिर इनकी एक कमेटी होती है, कमेटी है गृह मंत्रालय इसको बनाता है और गृह मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। इसके बाद ये कमेटी जिनका नाम तय करती है उनको प्रधानमंत्री ऑफिस में जाते हैं, फिर उनको देख के फिर वो इसको फाइनली देखते हैं कि भाई ये सही है। और इसके बाद जो लिस्ट बन जाती है, जो नाम तय कर लिए जाते हैं, वो हमारे राष्ट्रपति महोदय के पास जाते हैं, फिर उनके सिग्नेचर होते हैं और वो फाइनल हो जाती है। और इसकी घोषणा 25 जनवरी को या गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पे इसको बताया जाता है और उसी दिन आपको गृह मंत्रालय से जिनको मिलता है इसके लिए आपकी जो है सहमत मांगी जाती है, क्या आप इस लेने के लिए तैयार हैं, और आपको यह दिया जा रहा, आप अपनी सहमत देते हैं और उनको ये भी बताते हैं कि आप अब तक ही सीमित रह के किसी को ना बताएं। और शाम को इसका सभी मास मीडिया के जो हमारे रेडियो है, टेलीविज़न पे है, इसकी घोषणा की जाती है। जी जी। तो आपको जब ये पहली बार सूचना मिली कि इस बार आप भी चयनित हुए हैं तो आपको क्या लगा? आज भी आप अंदाज लगा सकते हैं, बहुत बड़ी खुशी का अवसर होता है। उसका कारण क्या है कि जो पद्म अवार्ड हैं अपने देश में जो है वो सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक है। पद्म अवार्ड में जो पद्मश्री होती है वो चौथी सर्वोच्च होती है, इसके ऊपर पद्म भूषण होता है, फिर विभूषण होता है और इसके बाद हमारा भारत रत्न होता है। तो पद्म अवार्ड अपने आप में भी इसलिए नहीं, जैसे मैं कहूँ, मैंने बहुत से काम किए और बहुत सी संस्थाओं ने, चाहे वो व्यावसायिक संस्थाएं हों या प्रोफेशनल हो या सामाजिक संस्थाएं हैं, हमें यहाँ तक अब तक बहुत से सम्मान मिल चुके हैं। लेकिन राष्ट्र के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा कोई सम्मान मिलना ये बहुत गौरव की बात होती है और हमारे लिए नहीं होती, हमारे परिवार के लिए होती, समाज के लिए होती, प्रदेश के लिए होती और सभी देशवासियों के लिए होती है। यदि आप यहाँ पे उचित समझें तो हम आपको अभी बताएं कि अभी 24 अप्रैल को हमारी भारत सरकार ने और कुछ पद्म अवार्डीज़ को जिनको बुलाया, जिनको सम्मानित किया गया, उन्होंने, हमने स्वयं भी एक उन लोगों के साथ संवाद किया और वो संवाद था सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, सांसद के लिए, कि आपने अपने अनुभव से क्या पाया है और आपकी सफलता का मंत्र क्या है। तो जो आप सफल हुए तो वो मंत्र आप दूसरे लोगों को दें और सांसद महोदय उस मंत्र को अपने अपने संसदीय क्षेत्र में ले जाएं और जो कार्य हैं अपने देश की प्रगति में जो पद्म अवार्डी हैं वो कैसे योगदान दे सकते हैं, ये अभी पहल की हुई थी और जो हमारे स्पीकर महोदय ने, और बहुत सराहनीय ये उनका कदम है। जी जी। तो अब यदि बात की जाए आपके सफलता के, क्योंकि आप भी स्वयं सिद्ध सफल व्यक्ति हैं और आप जिस फील्ड में हैं उसमें सफलता तो अर्जित की ही, साथ ही साथ आप अन्य तमाम गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। तो अगर हम जानना चाहें, हमारे श्रोता जानना चाहें कि भाई आपके सफलता का और आपने इस सीढ़ी को कैसे इतना चढ़ाई तय कर लिया, थोड़ी बताएं। देखिए सर, मेरा मानना है, मैं तो इसको इस तरह से मानता हूँ कि हम समाज की उत्पत्ति हैं, मुझे समाज ने बनाया है और हम इतने बन गए हैं और हम इस समय अपने आप में सक्षम हैं, तो हम अपने तरह से समाज को अपने कुछ योगदान अपना समाज को बनाने में दें। और ये हमारा सिर्फ योगदान ही नहीं, हमारी कर्तव्य भी है और जिम्मेदारी है कि हमें करना चाहिए। और जब हम सब लोग, जैसे आज हमारे प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान चला रखा है, मैं तो ये मानता हूँ कि जब हर व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा,
या राष्ट्र के बनाने में जब सबका योगदान होगा तभी राष्ट्र सच्चे माने में तरक्की करेगा, आत्मनिर्भर बनेगा और हमारा देश जो है विकसित देश करे। क्योंकि राष्ट्र निर्माण मेरे हिसाब से किसी व्यक्ति विशेष का काम नहीं, हम सबका कर्तव्य है और जिम्मेदारी। जब राष्ट्र का कद बढ़ेगा तो हमारा कद बढ़ेगा, और जब हमारा कद बढ़ेगा तो राष्ट्र का कद बढ़ेगा। निश्चित रूप से आपने बहुत सही कहा। देश की जो तमाम जनसंख्या है लगभग 1 अरब 30 करोड़ कहा जाए तो उसमें से एक हिस्सा निश्चित रूप से हम स्वयं हैं। बिल्कुल है। और हम सबकी तरक्की, इस पूरे राष्ट्र की तरक्की है, तो हम सब की तरक्की के पीछे अगर कोई लॉजिक हो, कोई दर्शन हो, आपकी क्या सोच है कि एक तरह से व्यक्ति विशेष की तरक्की कैसे संभव है? हर व्यक्ति कैसे सुखी हो जाए, कैसे खुशहाल हो जाए, स्वस्थ हो जाए? तो आपके देखिए सर, आपने बिल्कुल सही कहा है। मैंने जैसे पहले भी कहा है कि हम पैदा हुए तो हमें भरपेट खाना मिला और उसी हिसाब से मुझे स्कूल भेजा गया, शिक्षित बनी और बीमार पड़े तो हमारा इलाज करवाया। मैं तो ये मानता हूँ मेरे माँ बाप को आदमियों का डॉक्टर मिला तो उससे करवा दा, नहीं तो जानवरों के डॉक्टर से इलाज कर दिया, जिंदा तो रहा। आज अपनी परिवार की सेवा कर रहा हूँ, समाज की सेवा कर रहा हूँ, राष्ट्र की सेवा कर रहा हूँ। अब इसको मैं मानता हूँ, मेरा मानना है कि भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य है वो सब हर व्यक्ति की बुनियादी आवश्यकताएं, और जब ये बुनियादी आवश्यकताएं सबको मिलेंगी तो सर राष्ट्र सच्चे माने में सक्षम होगा। वो आपने अभी कहा है, जो बात कहा है कि हम सब लोग, सर हम सब लोग राष्ट्र के एक इकाई हैं जी। और जब हर इकाई मजबूत होगी तो सर राष्ट्र अपने आप मजबूत हो जाएगा। और राष्ट्र को विकसित करने के लिए, हर राष्ट्र की इकाई को मजबूत करने के, मैं तो सबसे कहता हूँ भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य सबको मिले, अच्छा मिले, सस्ता मिले। जी, जैसा कि हम अंदाजा लगा पा रहे हैं, हाँ 65 पूरा कर चुका हूँ। 65 पूरे कर चुके हैं, तो आप थोड़ा याद करिए अपने उस दौर को, अपने बचपन के काल को, या आप जब किशोरावस्था में रहे होंगे उस दौर को और आज के इस दौर को। जैसे कि आप जो बुनियादी चीजों की बात कर रहे हैं, भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन तीनों में कितना परिवर्तन हुआ है और कितना होना चाहिए? आपका वह दौर, आज का यह दौर, आप क्या पा रहे हैं? कितना गुणात्मक देखिए सर, हमारे देश ने तरक्की की है निश्चित तौर पे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, ना मैं इससे, क्योंकि मैंने दुनिया देखी है। मैं अब तक सर लगभग देश के 45 देशों में यात्रा कर चुका हूँ और अपने अनुभव का आदान प्रदान कर चुका हूँ। विकसित देश तो मैं समझता हूँ एक ही बार नहीं, मैं कई बार उन देशों में गया होगा, और पूरी दुनिया की जो व्यवस्था है वो इसी तरह से है इन चीज़ों का। अभी आपने कहा कि भोजन है, सर वो टाइम मैंने भी देखा है बचपन में, जब आप देखिए कि अपने यहाँ अकाल पड़ता था। आज हमारे यहाँ खाद्यान्न इतना है कि जो है सड़ रहा है सर, लेकिन उसका कारण क्या है कि जो व्यवस्था होनी चाहिए पहुंचने की वो नहीं पहुंच पा रही, प्रबंधन सही नहीं है जी। ये शिक्षा के मामले में हमने सर इतनी तरक्की कर ली, इतनी उन्नति कर ली कि आज हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पे अपना चंद्रयान भेज रहे हैं और बड़े जल्दी ही मंगलयान है। तो ये तो देश ने बहुत तरक्की की। शिक्षा के मामले में हमारे जैसे जो सर्जन्स हैं या डॉक्टर्स हैं सर, इन लोगों ने इतनी उन्नति की है। यदि मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, एक समय था जब हम लोगों की किताबें, विदेशों से किताबें आती थी, विदेशी लेखक होते थे, उनको हम खरीदते थे, पढ़ते थे। आज हमारे देश में हर क्षेत्र में, हम ये कह सकते हैं निश्चित तौर पे चिकित्सा के क्षेत्र में, कि हर क्षेत्र में लोग किताबें लिख रहे हैं, लेखक बन रहे हैं, हम अपने अनुभव को छाप रहे हैं और लोग पढ़ रहे हैं। तो आप इससे बहुत बदलाव आया है। हाँ, लेकिन जैसा आपने कहा, अभी भी हमारा राष्ट्र दुनिया के दूसरे राष्ट्रों से काफ़ी नीचे है, काफ़ी नीचे। इसके लिए हमें सब कुछ करना है। अब हमारे मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, देखिए उनका योगदान देखिए देश को बनाने में कितना है, आप अंदाज लगा सकते हैं। आज 7 साल पहले, 8 साल पहले देश कहाँ था, आज देश कहाँ है। अभी तो मैं समझता हूँ कि जो काम हो रहा है आगे वाले समय में देश में बहुत तरक्की करेगा, बहुत तरक्की होगा। निश्चित रूप से, जैसा कि आपने बहुत सही कहा कि देश आज प्रगति पथ पे है। और आप अपने बाल्यकाल में जो चीज़ देखा, जो दौर देखा, उस दौर में आज के दौर में कितना अंतर, कितना परिवर्तन हुआ है और हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, इसका मतलब ये कह सकते हैं। अब हम थोड़ी बात करते हैं आपके कार्यकलाप के बारे में, आपके दिनचर्या के बारे में। किस तरीके से आप समय का सदुपयोग करते हैं, क्या आपकी दिनचर्या है? मैं आपको बताऊं कि आज तो जैसे उम्र बढ़ने के बाद लोगों को नींद जल्दी खुल जाती, तो हमारी भी खुल जाती।
कभी कभी तो जल्दी ही खुल जाती, लेकिन मैं समझता हूँ कि 5 बजे 5:30 बजे मैं जग ही जाता हूँ। सुबह मेरा है और इसके माध्यम से मैं सबसे कहूँगा, ख़ास तौर से युवा लोगों के, कि जब आप सुबह जगते हैं तो आप अपनी आदत डालिए, कुछ ना कुछ पढ़ें, और पढ़ें भी वो जिससे आपका निर्माण हो और समाज का निर्माण हो। यदि आप ये स्वाध्याय की आप आदत डाल लेंगे, ये बहुत बड़ी बात होगी। मैं सर आपको एक यहीं पे बताना चाहता हूँ, 23 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, तो मैंने 23 की जगह 24 को मनाया था अभी। और मैं पुस्तकों से, यदि मैं यहाँ बैठा हूँ और मुझे बनाने में किसी चीज़ का योगदान है तो वो है पुस्तकों का और शिक्षकों का। मेरे माँ बाप दोनों अशिक्षित थे, लेकिन उन्होंने मुझे सबसे अच्छा काम किया कि शिक्षा दी, स्कूल भेजा। तो मैं आपके माध्यम से सभी अभिभावकों को, माँ बाप को, उनसे ये प्रार्थना करूँगा, अनुरोध करूँगा कि आप अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजें। मैं मानता हूँ हो सकता है आपके यहाँ व्यवस्था ना हो, आपको आर्थिक तंगी पड़ती हो, लेकिन मैं तो यहाँ पे ये भी कहूँगा, जो जैसा कि अम्बेडकर ने कहा था कि आप यदि भूखे हैं तो खाना कम खा लीजिए, लेकिन शिक्षा जरूर लीजिए। निश्चित रूप से तो थोड़ी बहुत आपके भी जीवन में कई चुनौतियां आई होंगी। बिल्कुल आई। हम चाहेंगे कुछ ऐसे जेहन में हो और जो प्रेरक हो। देखिए, मैं आपने जैसे कहा, मैं शिक्षा के बारे में बताएं, मैं नहीं कहता हूं कि आज चिकित्सा शिक्षा बहुत महंगी हो गई है, लेकिन पहले गरीब आदमी के लिए पहले भी बहुत महंगी थी। यदि मैं कहूं कि मैं मेडिकल कॉलेज में जाता था और हमारी पूरी साल की जो फीस होगी वो लगभग 700 या 800 रुपए थी, लेकिन आप उस 700-800 रुपए को देखिए उसकी कितनी कीमत होती थी। मुझे आज भी याद है कि जब मेरे पिताजी ने मुझे मेडिकल कॉलेज में भेजा तो अपनी बहू का उन्होंने सर 10 ग्राम या जो तोला चेन होती है वो बेची थी। वो उन दिनों 400 रुपए सोना तोला था सर। तो आप सोचिए कि आज वो 40,000 भी है तो वो है तो वही ना। सिर्फ इससे नहीं होती कि आर्थिक स्थिति क्या है सर। हमारे पास यदि इस समय जेब में 1000 रुपए पड़े हैं और कोई चीज़ 10 रुपए की आती तो मैं खरीद सकता हूँ, लेकिन मेरी जेब में 1000 रुपए हैं, वो 10,000 की है, तो वो हमारे लिए तो मुश्किल है ही। लेकिन मैं फिर आपसे कहूँगा, ऐसे कई चीज़ें आई और शिक्षा के लेने में, काम के करने में यदि कहीं भी कोई ऐसी दिक्कत आती है तो लोगों को इतना हौसला रखना चाहिए और पढ़ाना चाहिए, क्योंकि अच्छी चीज़ें हैं। पढ़ने का सर एक समय होता है। आप इसको देखिए, मैं आपको अपने देश की व्यवस्था के बारे में बताएं। प्रौढ़ शिक्षा का अभियान चला लेकिन वो चला नहीं। वो इसलिए नहीं चला कि सर पौधे सीधे किए जाते हैं, पेड़ नहीं। जब बच्चे होते हैं तो हमारा दिमाग होता बहुत मैलिएबल होता। आप जो भाषा उनको दे दें, अच्छी दे दें, खराब दे दें, वो उसको करती है। आप नमस्ते करना सिखा दें तो बच्चे जल्दी सीख जाए। आप गाली देना सिखा दें, वो जल्दी सीख जाएंगे। और जब वो एक बार सीख जाएंगे तो भूले नहीं, क्योंकि आदतें किसी को भी कोई बिना आदत के नहीं रहता। और आदतें पढ़ें, अच्छी पढ़ें। निश्चित रूप से बहुत सही बात आपने कहा कि अच्छी पढ़ें और नियमित रूप से पढ़ें। अगर इस चीज़ को आप अपने जीवन में उतार लें तो तमाम बाधाएं, तमाम चुनौतियां, तमाम मुश्किलें आएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप उनका सामना कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ी हम आपकी अभिरुचियों के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, चिकित्सा के अलावा सामाजिक सेवा में बहुत, जैसा मैंने पहले बताया है, इसको मैं भी अपनी जिम्मेवारी समझता हूँ। इसके क्षेत्र में मैं अब तक मैंने लगभग 200 से ज़्यादा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाए हैं सर। आजकल मैं उत्तराखंड में रहता हूँ और कहीं भी मैदानी ही नहीं, पहाड़ी क्षेत्रों में भी लगाता हूँ और मैं करता हूँ। उसके अलावा मैं इस तरह के जो व्याख्यान हैं वो हम करते रहते हैं। वो भी हमने लगभग 200 से ज़्यादा व्याख्यान किए हैं, वो भी निःशुल्क करते हैं। और दोनों ये उपलब्धियाँ इंडिया और इंटरनेशनल बुक में ये उल्लेखित हो चुकी हैं। इसके अलावा मेरा क्या है कि हम इसको, फिर मैं कहता हूँ कि मैं कॉलम लिखता हूँ अखबारों के लिए, हिंदी, अंग्रेजी, पत्रिकाओं के लिए नियमित तौर पे एक कॉलम लिखता हूँ। वो भी शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित होते हैं। हर 15 दिन में, 20 दिन में ऐसे निकालते रहते हैं। और मैं इसको इसलिए मानता हूँ, इसलिए लिखता भी इसलिए हूँ कि मुझे इस बात का ज्ञान है और मैं लोगों को बताता हूँ और लोग उसको पढ़ते भी हैं और हमें बाद में कहते भी हैं कि डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छा किया। शौक़ हमारा है सर, बचपन से मैंने पढ़ने को अपना शौक़, किताबें पढ़ने का। और जब पढ़ना होता है तो मैं लिखने भी लगा हूँ। और वैसे भी कहा जाता है, लिख वही पाता है
जिसने बहुत कुछ पढ़ा हो। तो जी, मैंने अभी एक कविता का काव्य संग्रह लिखा हुआ है, इसका नाम है उपहार संदेश का। भारतीय ज्ञानपीठ ने इसको छापा हुआ है, हमारे पास ये प्रकाशित हो चुकी है। कुछ ही दिनों में इसका हमारे विमोचन करना है, अब वो आप सब लोगों को मिलेगी। और मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है, कभी आपको मौका मिले तो आप जरूर पढ़िए। उनमें 75 कविताएं हैं, और इसको मैंने जो हमारा अमृत महोत्सव चल रहा है उसके लिए, अब मुझे उसके बारे में बिल्कुल पूरी आशा है कि जो भी पढ़ेगा उसे कम से कम एक बहुत अच्छी लिखेगी। लाभान्वित तो लोग होंगे। हम चाहेंगे कि अगर आपको अभी जेहन में कुछ अपने कविताओं के अंश हों तो हमारे श्रोताओं के साथ आप साझा कर सकते हैं। अभी ही एक सुनाता हूँ, और वो भी बहुत अच्छी कविता है। आशा है कि आप लोगों को ये पसंद आएगी। एक कविता का शीर्षक है सपने हमारे आपके। यह कविता क्रिया नहीं बल्कि प्रतिक्रिया है। एक कवि कहते हैं, कैसे कटती हैं उनकी रातें जो सपने नहीं देखते। मैं कहता हूं, कैसे कटते उनके दिन जो सपने नहीं देखते। सपनों को देखना सीखो, रात के नहीं बल्कि दिन के भी। रात के सपने तो अनायास आ जाते हैं, लेकिन दिन के सपनों को तो बुलाना पड़ता है। रात के सपने कम ही पूरे होते हैं, दिन के अधिकांशता। कवि कहते हैं, सपने होते हैं आकाश की तरह अनंत, क्षितिज की तरह अजनबी। मैं कहता हूं, अनंत को भी तो नापा जा सकता है, जैसा हमारे वैज्ञानिकों ने नापा और पहुंच गए मंगल तक। अजनबी को भी तो बनाया जा सकता है अपना, जैसा हमारे पूर्वजों ने बनाया। मिलने से पहले हम सब की तरह वह भी तो अजनबी ही रहे होंगे, लेकिन मिलने के बाद मंत्र दिया वसुदेव कुटुंबकम, जिसका मतलब है पूरी दुनिया एक परिवार है। कहते हैं वे अपने सपने बेच दो, उनकी तरह मैं भी परेशान हूँ। क्या खरीदूंगा अपने सपने बेचकर? सपने ही तो सच्चे होते हैं, अपने होते हैं। यदि सपने ही बेच दिए तो बचेगा क्या जीवन में? सपने ही तो आधार हैं हमारे और आपके जीवन के। इन सपनों की ही नींव पर तो आज ये इमारत खड़ी है हमारी और आपकी। जैसे जैसे सपने बढ़ते हैं वैसे वैसे जीवन बढ़ता है। मैं तो कहूँगा, सपनों को बुनो, पालो, पोसो, बढ़ाओ अपनी पूरी लगन और मेहनत से। जैसे जैसे सपने बढ़ते हैं वैसे वैसे जीवन बढ़ता है। मैं तो कहूँगा, सपनों को बुनो, पालो, पोसो, बढ़ाओ अपनी पूरी लगन और मेहनत से। सपने ही तो भविष्य हैं हमारा और आपका। हाँ, अपने सपनों को पूरा करने के लिए दूसरों का सहयोग लो, और दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए अपना सहयोग दो, क्योंकि जीवन का आधार ही है सहयोग। सहयोग के बिना हम सब की उत्पत्ति नहीं होती। सहयोग के बिना हम सब की उत्पत्ति नहीं होती, ना ही होता इतना विकास एवं विस्तार। आज यहाँ जो पूरा हो रहा है ये सपना ही तो था, और क्या। हमारे सपनों को संवारने के लिए आपको धन्यवाद, और आपके सपनों को संवारने के लिए हमारी शुभकामनाएं। क्या बात है, बहुत सही कहा आपने। हमें जरूर सपने देखने चाहिए और सपनों को जीवंत करने के लिए, साकार करने के लिए उस दिशा में कार्य करना चाहिए। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, कलाम साहब ने भी कहा था, सपने वे नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। बिल्कुल सही। तो निश्चित रूप से आप उसी दिशा में इस तरह की बात कर रहे हैं कि यदि हम देखेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, तो करेंगे कैसे? थॉट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल एक्शन। निश्चित रूप से बहुत सही बात आपने कही, और ये जानकर अच्छा लगा कि आप अपने इस मेन प्रोफेशन यानी कि जो चिकित्सा आपका मुख्य पेशा है, इसके इतर आप साहित्य में और इस तरह की गतिविधियों में भी रुचि रखते हैं, और साहित्य का संवर्धन भी कर रहे हैं। इस माध्यम से भी लोगों में जन जागृति लाने का प्रयास कर रहे हैं। आज के दौर में हम लोग देखते हैं कि लोग काफ़ी तनाव में जीते हैं। लोगों के पास बहुत सारे दिन भर खाली हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। तो एक समय प्रबंधन के बारे में अगर आपसे बात की जाए, आप कैसे अपने जीवन में, अपने प्रोफेशन के लिए, सामाजिक गतिविधियों के लिए, परिवार के लिए, बीवी बच्चों के लिए कैसे आप समय निकालते हैं? समय मैनेजमेंट करना हो तो आपने बिल्कुल सही कहा है कि हमारे पास, सबके पास 24 घंटे ही हैं। चाहे व्यक्ति गरीब हो, अमीर हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, अच्छा हो, भला हो। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि उस समय का हमें सदुपयोग कैसे करना है, और समय के सदुपयोग के लिए हमें अपने ढंग से उनकी प्रायोरिटी बनानी है कि वो काम क्या करना है। तो ये लोगों को अपना अपना
निर्णय उनको लेना पड़ेगा। मैं तो ये कहूँगा उन कामों पे आप मतलब आप जो एक तरीका अपनाते हैं समय के सदुपयोग का, इन 24 घंटों को किस तरीके से देखिए, मैं आपको सर करते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन करें कि जैसे मैंने सुबह बताया, कुछ किताबें पढ़ूंगा, कुछ एक्सरसाइज करूंगा, कुछ घर के काम करूंगा, इसके बाद मैं सुबह ऑपरेशन करता हूं, इसके बाद मैं शाम को ओपीडी देखता हूं, पेशेंट देखता हूं। उसी समय में जो समय मिल जाता है, जैसे आपके साथ या कोई अनुभव घटा, उसको हम कापी में जरूर लिखते हैं। मैं सबसे कहूँगा, आपके माध्यम से कहूँगा, जो भी आपके विचार आते हैं उनको आप कहीं ना कहीं लिखें और फिर उनको पढ़ें, फिर उनको आप आकलन करें कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। और मेरा मानना ये है कि यदि आपकी दृष्टिकोण बहुत सकारात्मक रहेगा तो आपका जो योगदान भी समाज के लिए बहुत सकारात्मक रहेगा। कभी भी आप, जैसे हम ये बात के देखिए, हम सब कितने आशावादी नहीं होते तो आज हम यहाँ नहीं होते। जी, जी। हम किसी भी ऑपरेशन को करते हैं तो ये सोच के नहीं करते, हम ये सोच के करते हैं कि उसमें हमें सफलता ही मिलेगी। हाँ, कई बार हमें सफलता नहीं मिलती तो हम उसको दूसरे ढंग से नहीं लेते हैं कि भाई सफलता नहीं मिली तो हमने, अरे भाई हम आज नहीं सफल हुए, कल सफल होंगे। तो मैं तो यही कहूँगा, सभी श्रोताओं को कहूँगा, जो भी काम कर रहे हैं आप मन से करिए, अच्छी नीयत से करेंगे तो आपका काम बहुत अच्छा होगा। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि आदमी की पहचान सर जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र से नहीं, उसकी काम से होनी चाहिए। जब हम काम को अपना इतना महत्व देंगे तो सर देश अपने आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। सर निश्चित रूप से आपने बहुत सही कहा कि आप सुबह उठिए, जरूर पढ़िए, शाम को अपने कार्यों से फ्री होइए तो जरूर कुछ न कुछ लिखिए, अपने विचारों को आप सहेजिए और आशावादी बनिए, सकारात्मक सोच रखिए, सफलताएं आपकी कदम चूमेंगी। आपकी तरक्की में देश की तरक्की है, राष्ट्र निश्चित रूप से प्रगति पथ पर अग्रसर है, एक दिन विकसित होगा, हम सबके लिए स्वर्णिम भविष्य बनेगा। आज हमारे स्टूडियो में डॉक्टर VKS संजय जी आप आए, अपना बहुमूल्य समय दिए, अपने विचार हमारे श्रोताओं के साथ आपने साझा किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद और श्रोताओं को मेरा नमस्कार। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए। नाकामियों से घबरा के क्यों अपनी आस खोते हो, नाकामियों से घबरा के क्यों अपनी आस खोते हो। मैं हम सफर तुम्हारा हूँ, क्यों तुम उदास होते हो। हंसते रहो हंसाने के लिए, हंसते रहो हंसाने के लिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए। अपनी खुदी को जो समझा, उसने खुदा को पहचाना। अपनी खुदी को जो समझा, उसने खुदा को पहचाना। आजाद फितरत इंसान, अंदाज क्यों गुलामाना।
के लिए, सद ये नहीं झुकाने के लिए। तू जी ये दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए।